अगर आप हेयर फॉल के मसले से दो चार हैं तो आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है, सो कीप वॉचिंग। I am Dr. Amna, FCPS dermatologist from the Skin Lounge, and I am helping you guys to have a better hair, skin and nails. Sometimes आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होता है और आज मैं आपको वो सारे मसाइल बताऊंगी जिनमें हेयर फॉल आपके सारे सर से हो रहा होता है। किसी एक ख़ास जगह से नहीं बल्कि सारे सर से अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आज मैं आपको वो सारे कॉजेज बताऊंगी जो आपके हेयर फॉल का बायस हो सकते हैं। जनरलाइज्ड हेयर फॉल यानी सारे सर से अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकता है। समटाइम्स हम कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स अपनी डाइट में नहीं ले रहे होते और उनकी वजह से हमें समटाइम्स एनीमिया का शिकार हो रहे होते हैं हम, और वो भी हमारा हेयर फॉल करवा रहा होता है। या समटाइम्स विटामिन डी डेफिशिएंसी भी आपके हेयर फॉल का बायस बन रही होती है और हमारी पॉपुलेशन में विटामिन डी डेफिशिएंसी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी अंडर रिपोर्टेड भी है। तो बहुत से लोगों को उनके हेयर फॉल का मसला पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या वजह बन रही है। तो अगर आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो रही है और सारे सर से आपके बाल गिर रहे हैं, जनरलाइज्ड हेयर फॉल है, तो आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवा लें और एक विटामिन डी लेवल चेक करवा लें, ताकि अगर इन दोनों में से किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो हम उसको स्टार्ट में ही पकड़ लें और आपका ये मसला हल हो जाए, रादर देन कि आप बहुत लेट हो जाए इस मसले में। एक और कॉमन जो प्रॉब्लम देखा गया है, कुछ ख़वातीन रिपोर्ट करती हैं कई दफ़ा कि प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। आमतौर पर डिलीवरी के 5-6 महीने के बाद बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में पेशेंट्स को समझाती हूँ और बताती हूँ कि ये एक नॉर्मल हेयर फॉल है। होता ये है कि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो हमें बालों को बहुत अच्छा ग्रोथ करवा देते हैं और फिर जब उनका हार्मोन्स का असर ख़त्म हो जाता है प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद, तो फिर वो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा आपको फील होना शुरू हो जाता है। तो इस स्टेज को हम टीलोजन इफ्लूवियम कहते हैं। ये जो हेयर टाइप ऑफ हेयर फॉल है इसको टीलोजन इफ्लूवियम कहा जाता है साइंटिफिक ज़ुबान में। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है, नॉर्मल है और ये सब में इसी तरह हेयर फॉल होता है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने डिलीवरी के बाद जो आपके ज़रूरी विटामिन्स हैं, आयरन है, कैल्शियम है और अगर आपको और भी कोई सप्लीमेंट्स दिए गए हैं और आप इसके अलावा आपने अपनी डाइट, इन सब चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप इस दौरान इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये हेयर फॉल जो वैसे तो नेचुरली होना था, इसके बाद हेयर दोबारा आ जाते हैं, लेकिन अगर आपकी डाइट में डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर हेयर फॉल के बाद दोबारा हेयर आने में प्रॉब्लम होगी और आपका ये मसला लंबे अरसे तक रह सकता है। इसी के अलावा टीलोजन इफ्लूवियम यानी कि हेयर फॉल के, जनरलाइज्ड हेयर फॉल के कुछ और वजूहत भी हो सकती हैं। जैसे समटाइम्स कुछ लोगों में कोई लंबे अरसे बीमारी चलती है, लाइक कुछ लोगों को टाइफाइड हो जाता है या टीबी वगैरह के बाद भी बीमारी से रिकवर होने के कुछ अरसे बाद, लाइक 5-6 महीने बाद जब आप बीमारी से रिकवर भी कर चुके होते हैं तो उस वक्त आपका अचानक से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बस आप अच्छी डाइट रखें और अपने मॉलिज से, डर्मेटोलॉजिस्ट से राब्ते में रहें और ताकि वो आपको ऐसी चीज़ें दे जो आपके हेयर फॉल को वापस आपके हेयर लाने में हेल्प कर सकें। एक और टाइप आती है जिसमें आपके समटाइम्स तो आपके ज़्यादा एरिया सर का इन्वॉल्व हो रहा है और समटाइम्स सिर्फ आपके ये जो दो जगह होती हैं ये यहाँ पे हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा होता है, या कुछ लोगों में सेंटर ऑफ हेयर भी जो है, सेंटर ऑफ स्कैल्प यानी सर के सेंटर से भी आपके हेयर फॉल हो रहा होता है। ये मोस्टली मर्दों में इस तरह का हेयर फॉल हो रहा होता है और इसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं, लेकिन ख़वातीन में भी कुछ फैमिलीज़ में ये मसला दरपेश आ रहा होता है। तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और इसका मुकम्मल 100% इलाज इस तरह से नहीं है कि हम कोई चीज़ आपको खाने को दे दें या लगाने को दे दें और आपका 100% लाइफ लॉन्ग ये मसला हल हो जाए, बल्कि ये हेयर फॉल टाइम के साथ साथ ज़्यादा प्रोग्रेस करता है और इसके लिए कुछ मल्टीविटामिन्स या कुछ लगाने वाले लोशन या समटाइम्स PRP भी हेल्प कर रहे होते हैं, ताकि इसको हम स्लो डाउन कर दें और जो हेयर फॉल आपका 2-3 सालों में होना है वो आगे 5-7 साल तक डिले हो जाए, ताकि आपका कुछ अरसा बेहतर गुजर जाए। फिर उसके बाद अल्टीमेटली एंड पे आपको कोई हेयर ट्रांसप्लांट की हेल्प लेनी पड़ती है या फिर कुछ लोग विग लगाकर तो अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करते हैं। फिर एक और वजह जो बहुत कॉमन होती है हेयर फॉल की, उसमें ना तो कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है ना ही कोई जेनेटिक कॉज है, लेकिन एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। तो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल का शिकार जो लोग होते हैं उनके भी हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा होता है। समटाइम्स उनकी हेयर वाइटनिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है।
तो एक अच्छा स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल हम हमेशा रिकमेंड करते हैं, और इसके अलावा मल्टीविटामिन्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं ऐसे में। तो लेकिन इस सबसे पहले आपने बाकी सारे कॉजेज़ को रूल आउट कर लेना है कि आप कोई और डिजीज़ या और प्रॉब्लम से आप सफ़र नहीं कर रहे, सिर्फ स्ट्रेस ही है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने से आपका ये मसला हल हो सकता है। हेयर फॉल का प्रॉब्लम जब भी आता है तो पेशेंट मुझसे पीआरपी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना ज़रूर चाहते हैं। तो पीआरपी बेसिकली एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, जो कि हम आपके ब्लड से ही कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो आपकी स्किन में इंजेक्ट करते हैं, और उस जगह पर आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है और बालों की भी अच्छी नौशनुमा होती है। ये एक तरह से खाद का काम करता है। तो इसके बारे में अगर आपकी रियलिस्टिक अप्रोच हो तो आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि चूंकि ये खाद के तौर पे काम कर रहा है, तो आपके जो बाल ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होंगे उनकी ये ग्रोथ अच्छी करा देगा, उनको ये हेल्दी कर देगा, और जो बारीक बहुत बाल बारीक हो गए होंगे वहाँ पे, तो वो भी एक उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी और आपका हेयर फॉल भी इससे इंप्रूव हो सकता है। तो लेकिन अगर आपकी गंजपन का मसला आपको स्टार्ट हो गया हुआ है और बहुत सारे बाल गिर चुके हैं, तो फिर पीआरपी से आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। Hope these tips must be helpful for you guys. If you like my video, please do share it and do subscribe to my channel, and you can book an appointment with me if you want a consultation.